का नाचते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता हरक सिंह रावत का डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में हरक सिंह रावत कोटद्वार में आयोजित एक शादी समारोह में गढ़वाली गीत पर जमकर थिरके। दिल्ली के मॉल में किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान मॉल में आने वाले लोग कुछ देर के लिए सहम जरूर गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में केवलारी वन क्षेत्र में 3 दिन से एक बाघ के देखे जाने और एक मवेशी का शिकार करने के बाद से हर तरफ दहशत का माहौल बन गया। बाघ को कई बार जंगल से लगे खेतों में देखा गया, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ की तलाशी शुरू कर दी। मेरठ के खंडक इलाके में एक घर में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इस हादसे में 21 दिन की बच्ची समेत 2 बच्चियों की जलने से मौत हो गई, जिसके बाद चारों तरफ मातम पसर गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ घाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। नेपाल सरकार ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों के नेपाल आने पर रोक लगा दी। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद एहतियात के तौर पर नेपाल सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने एक होमगार्ड की सरेआम पिटाई कर दी और बताया गया कि हाईवे पर गलत दिशा से आ रही कार की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों ने कार सवार लड़कों को नीचे उतार लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन गुंडागर्दी पर उतारू मोटरसाइकिल सवारों ने किसी की परवाह नहीं की। दोनों लड़के हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक होमगार्ड ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी हाथापाई की गई। बाद में किसी तरह इलाके के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीर यहां सामने आई। वहां एक पड़ोसी के घर की मरम्मत दूसरे घर के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। आरोप है कि संत कबीर नगर में एक मकान के बेसमेंट में हो रही खुदाई की वजह से पास वाला मकान भरभराकर गिर गया और उसका वीडियो बनाने के लिए वहां भीड़ जुटी दिखी, जिनके सामने एक छोटी सी धमाके की आवाज आई और फिर 2 मंजिला मकान एक झटके में मिट्टी में मिल गया। मकान के अंदर का वीडियो तो और भी हैरान करने वाला था। उसमें मौजूद सारी चीजें पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। सड़क पर तो एक दूसरे को देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई। लेकिन मकान गिरने से मकान मालिक को करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक शादी के बाद जब दुल्हन की विदाई की बारी आई तो सभी के होश फाख्ता हो गए। दुल्हन की विदाई के लिए उसके घर वालों ने एक हेलीकॉप्टर को सजाकर तैयार किया हुआ था, जो बैंड बाजे के साथ दूल्हा और दुल्हन के पहुंचते ही आसमान से नीचे उतरा। बताया गया कि दुल्हन के पिता ने इसका खास इंतजाम किया, जिसकी जानकारी ना तो परिवार में से किसी को थी और ना ही दूल्हा दुल्हन को। डेफिनेटली एक सरप्राइज के रूप में इसको दिखाया हम लोगों के सामने। अनोखे तरीके से होने वाली विदाई को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के लोगों ने भी इस मौके पर हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाई। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों, अधिकारियों और राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मास्क न लगाने वाले और भीड़ भाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही नए वेरिएंट को लेकर ऑक्सीजन से लेकर दवा और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौभाग्य की एक बात है कि आजमगढ़ में जो मकान हादसे का शिकार हुआ उसके ठीक बगल वाले मकान में बेसमेंट की खुदाई का काम हो रहा था, जिसका असर इस मकान पर भी पड़ा। गनीमत की बात यह रही कि इसमें रहने वाले सभी लोग कुछ दिन पहले ही अपने गांव गए थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह खाली था। आरोप लगाया गया कि बेसमेंट की खुदाई के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है।
कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। इस महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को चिट्ठी लिखकर आगाह किया। साथ ही इस बात के निर्देश भी दिए गए कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में सख्ती बरती जाए और जिन देशों में इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं वहां से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच खास तौर पर करवाई जाए। और यही नहीं, केंद्र ने अपने खत में साफ किया कि जिन राज्यों में कोरोना की जांच कम हो रही है वो अपने यहां टेस्टिंग बढ़ाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उन देशों के लिए उड़ानें बंद करने की अपील की जहां नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के साकेत से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर एक मॉल के अंदर पुलिस के हथियारबंद जवान घुस गए। बताया गया कि ये दिल्ली पुलिस की एक मॉक ड्रिल थी जिसके जरिए आतंकी हमले जैसे हालात में फौरन कार्रवाई करने की तैयारी परखी गई और इसके लिए आतंकी हमले की तरह ही सीन तैयार किया गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग मॉल के अंदर मौजूद लोगों को पिस्तौल के दम पर बंधक बनाए नजर आए। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान वहां पहुंचे और पलटवार की तैयारी शुरू की। तस्वीरों में एक पुलिस वाला छुपकर पिस्तौल से निशाना लगाता हुआ नजर आया। कुछ ही देर के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्वॉट टीम वहां पहुंच गई। खासतौर पर आतंकी हमलों से निपटने के लिए बनाई गई इस टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस इन जवानों ने जल्द ही हमलावरों को काबू कर लिया। इस दौरान बंधकों को सुरक्षित निकाले जाने का भी अभ्यास किया गया। बाद में दूसरी टीमें और बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंच गया और पूरे इलाके की तलाशी ली गई। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची जिनके जरिए घायलों को वक्त पर इलाज देने और अस्पताल पहुंचाने की तैयारियां भी जांची गई। इस दौरान ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई। बिहार के दानापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की जिसके बाद कार चलाने वाले को लोगों ने घेरकर खूब पीटा और उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि तेजी से आती कार को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रुकने की बजाय उसने उन्हें ही निशाना बना लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने दौड़ लगाकर उसे रोका और कार से निकालकर कई तमाचे जड़े। आरोपी शख्स को पुलिस वाले पीटते पीटते पास के थाने लेकर गए। पुलिस वालों ने दावा किया कि इस घटना में उन लोगों की जान बाल बाल बची। यह हुआ है कि क्या ऐसा कि एम्स की तरफ से इतना तेजी में आ रहा था, इसको रोकते रोकते सबको मार दिया। वहीं दूसरी तरफ कार चलाने वाले ने अपनी सफाई में कहा कि ये सब उससे गलती से हुआ। हाथ पकड़ लेंगे, हम साइड कर रहे थे तो क्लच छूट गया पैर से। तेज रफ्तार कार के कहर से गुस्साए लोगों ने कार के रुकते ही उस पर धावा बोल दिया और उसके शीशे और दरवाजों पर कई डंडे चलाए। सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए वहां कई लोगों का हुजूम भी जुट गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, ओल्ड एज होम में 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे का यह पूरा मामला है। 55 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 62 लोग इसमें शामिल हैं और 55 बुजुर्ग हैं। सभी बुजुर्गों को लग चुकी है 2 डोज वैक्सीन, उसके बावजूद ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 कर्मचारियों को भी कोरोना हुआ है। ओल्ड एज होम में 62 लोगों को कोरोना हुआ है। मुंबई के पास ठाणे जिले के मातोश्री ओल्ड एज होम का ये मामला है जहां पर 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 55 सीनियर सिटीजन हैं जो ओल्ड एज होम में रहते थे। बाकी 7 लोग इस ओल्ड एज होम के कर्मचारी हैं। यानी देखिए किस तरीके से अब लगातार दहशत फैलती जा रही है क्योंकि अब कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है, ओमिक्रॉन। हालांकि किस वेरिएंट से ये संक्रमित है ये पता नहीं चल पाया है। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवानी, यहाँ पर ये वृद्धाश्रम में काफी दिनों से लोग सर्दी खांसी की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद वहाँ पर RT-PCR टेस्ट कराया गया जिसमें 55 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये थाने के भिवंडी इलाके का मामला है जहाँ पर मातोश्री वृद्धाश्रम में काफी लोग रहते थे, लेकिन उसमें सबके टेस्ट में 55 लोग फिलहाल पॉजिटिव हुए हैं जिसमें 7 स्टाफ भी पॉजिटिव हुए हैं। यानी 62 लोग टोटल कुल मिला के हैं। लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन से ये पॉजिटिव है या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं है। कोविड पॉजिटिव हुए हैं, हालांकि प्रशासन नजर बनाए हुए है और इन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है ताकि इनका इलाज किया जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी जितने लोग भी पॉजिटिव मिले हैं वो सभी कोविड की दोनों डोज वैक्सीन ले चुके हैं, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक परेशान करने वाला मामला खास करके मुंबई और आसपास के लोगों के लिए है क्योंकि
जब एक नए वेरिएंट से लोग दहशत में हैं इस तरीके की खबर से निश्चित तौर पर लोगों को सतर्कता बढ़ेगी। कल सीएम ने एक आपातकाल बैठक बुलाई थी और आज भी सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है कुछ देर में, ताकि आने वाले समय में किस तरीके से इस पर रोकथाम की जा सके और लोगों को फिर से एक बार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए बेहद जरूरी है इस कोरोना पर रोकथाम लगाना, क्योंकि देखिए अब 55 बुजुर्ग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम है ये मातोश्री ओल्ड एज होम, जहां पर 7 कर्मचारी और 55 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में भीषण सड़क हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर से यह हादसा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने घाटी में आतंकवाद पर विवादास्पद बयान दे दिया। बाहर से मिलकर नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान अलग अलग वजूहात के बुनियाद पर बंदूक उठाने के लिए तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फ्रांस ने 7 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए इजराइल की सरकार ने भी अपने देश में विदेशी पर्यटकों के आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी बेटी की हल्दी और संगीत कार्यक्रम में जमकर डांस किया। उनके साथ एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी कार्यक्रम का मजा लिया। और मुंबई के पास ठाणे में एक मैरिज हॉल में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भीषण लपटें हाहाकार मचाती हुई नजर आई। लपटें कई फीट ऊंची उठती हुई दिखी। भयानक आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग भी बाहर निकल आए और बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर भेजी गई, जिन्होंने पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखा। हालांकि बाद में काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद पतंजलि विश्वविद्यालय से पहले दीक्षांत समारोह की तस्वीरें सामने आई। योग गुरु बाबा रामदेव की इस यूनिवर्सिटी के पहले बैच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में डिग्री दी गई, जिसके लिए पतंजलि योगपीठ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने योग को साधु सन्यासी से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वामी रामदेव का शुक्रिया अदा किया। स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। बाबा रामदेव भी अपनी यूनिवर्सिटी के पहले बैच के दीक्षांत समारोह में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पिता अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखता है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ तो अभी प्रारंभ है, हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्रों और मेहमानों को भगवा पगड़ी पहनाई गई। छात्रों को डिग्री देने के बाद राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम पूरा हुआ। और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने परमार्थ निकेतन में मां गंगा की संध्या आरती की, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं। वहां पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साधु संतों की मौजूदगी में हवन किया और उसके बाद मां गंगा की आरती की। इस दौरान उनके साथ वहां साधु संतों के अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद के दौरे को देखते हुए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। हवन और पूजन के बाद राष्ट्रपति काफी देर तक गंगा के किनारे बैठे। इस दौरान आश्रम के पंडितों और कलाकारों ने कई भजनों की प्रस्तुति भी दी। त्रिपुरा में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आई। वहीं अगरतला नगर निगम में टीएमसी और सीपीआई का खाता तक खुल नहीं सका, जिसकी वजह से राज्य में हुए इस चुनाव में बीजेपी को 334 में से 329 सीटों पर भारी जीत हासिल हुई है। इतना ही नहीं, अगरतला नगर निगम की सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि अगरतला नगर निगम के जो नतीजे आए उसमें टीएमसी और सीपीआई को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। बीजेपी ने 334 सीटों वाले निकाय चुनाव में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 112 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की थी और बाकी बचे 222 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज केंद्र सरकार कृषि कानून वापसी का बिल पेश करेगी, जिसके लिए बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को व्हिप जारी किया है। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी रहे हैं और फिलहाल सीबीआईसी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में एक मैरिज हॉल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान मैरिज हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन आग की चपेट में आने से कई वाहन भी जलकर राख हो गए। हालांकि बाद में दमकल ने आग पर काबू पा लिया। कानपुर में जारी पहले टेस्ट के 5वें दिन आज न्यूजीलैंड की टीम भारत के दिए 284 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी। इससे पहले चौथे दिन श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा के अर्धशतक की मदद से भारत ने अपनी दूसरी पारी 60 विकेट पर 234 रन पर घोषित कर दी थी। कोरोना का नया वेरिएंट आने की खबर के बाद मध्य प्रदेश में स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। क्लास में बच्चों की संख्या 50% होगी। इसके अलावा अभिभावकों की मर्जी से ही 50% बच्चे एक दिन और बाकी 50% बच्चे अगले दिन स्कूल जा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेंगी। आंध्र प्रदेश के कड़पा में बारिश के बाद गुंजन नदी का जलस्तर बढ़ने पर जमीन कटने से एक मकान देखते ही देखते पूरा का पूरा नदी में समा गया। हालांकि हादसे से पहले ही मकान खाली करा लिया गया था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में मिली राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर जहर घुल गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिसका मतलब है राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। और यही वजह रही कि सुबह से ही दिल्ली के कुछ इलाके स्मॉग की चादर में ढक गए। कुछ जगहों पर तो धुआं और धुंध इतना बढ़ गया कि साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। आलम यह हो गया कि दिन में गाड़ियों की लाइटें जलाने की नौबत आ गई। सूरज का उजाला भी स्मॉग के आगे बेबस दिखाई दिया। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी जो सुबह की सैर के लिए अपने घरों से निकले। This time that the levels are high because I'm not able to do that much kind of rounds which I used to do before. दिल्ली में स्मॉग की वजह से साइकिलिंग करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी ज्यादा साइकिल कर पाता था, बट अभी पॉल्यूशन की वजह से जैसे हमें बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। दिल्ली की ही तरह यूपी के नोएडा में भी लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ा। स्मॉग ने दिन भर अंधेरा छाए रखा और लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। नोएडा के अलावा गाजियाबाद और मेरठ के भी आसमान में स्मॉग की चादर बिछी दिखी। और हरियाणा के पानीपत में हाईवे पर एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के लोगों ने हाईवे जाम कर खूब हंगामा किया। इससे पहले उस बस में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे बाइक सवार को टक्कर लगी थी। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हालात को शांत करने की कोशिश की गई। सड़क पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से कुछ ही देर में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद पुलिस वालों ने सड़क पर बैठकर विरोध जता रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और काफी देर तक हंगामा किया। रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती और ज्यादा सुविधाओं वाले प्लान का ऐलान किया, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे। कंपनी का दावा है कि ये बाजार में मौजूद सबसे सस्ते प्लान हैं, जिनको शुरुआत की अगर बात करें तो 155 रुपए से इसकी मासिक शुरुआत होगी। 155 रुपए में पूरे महीने के लिए 2 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी और 300 SMS भी फ्री मिलेंगे। इसके अलावा 299 रुपए मासिक के प्लान में हर दिन 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। जियो के नए प्लान में 395 रुपए मासिक का प्लान भी शामिल है। इसमें पूरे महीने के लिए 6 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा साथ में होगी। इसके अलावा जियो फोन के लिए अलग से एक प्लान मौजूद है और इस प्लान की कीमत 91 रुपए मासिक से होगी। 91 रुपए में पूरे महीने के लिए 3 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा इसमें मुहैया करवाई जाएगी और 50 SMS मुफ्त मिलेंगे। बाकी अनलिमिटेड प्लान में जियो ने 155 रुपए से लेकर 2879 रुपए तक अलग अलग प्लान ग्राहकों के लिए निकाले हैं। जियो के ये सभी अनलिमिटेड प्लान 1 दिसंबर से शुरू होंगे और इनका ग्राहकों का पूरा फायदा यहां पर मिल पाएगा। फैजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आपसी विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक परिवार की कुछ महिलाओं के बीच किसी बात पर विवाद बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से वो 2 खेमों में बट गईं।
और घर का झगड़ा सड़क पर जा पहुंचा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ महिलाएं एक दूसरे से मारपीट करती नजर आईं। एक महिला ने तो दूसरी के बाल पकड़कर उसे कुछ दूरी तक घसीट दिया और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने उस महिला को मारने के लिए उसकी तरफ चप्पल भी फेंकी। हद तो तब पार हो गई जब इस हंगामे को शांत करने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग के साथ ही कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। सड़क पर चल रहे इस फैमिली ड्रामा को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों के लोग वहां से चले गए। आंध्र प्रदेश के कड़पा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और बाढ़ के हालात के बीच एक मकान नदी में समा गया, जिसका एक दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया। इसमें गुंजना नदी के किनारे बने मकान में हलचल होती हुई दिखाई दी। वो 2 मंजिला मकान किसी ताश के पत्ते की तरह हिलता हुआ दिखा और फिर एक झटके में नदी में गायब हो गया। वो चंद सेकंड के अंदर पानी में ऐसा समाया मानो किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। इसके बाद उस जगह पर सिर्फ घर का मलबा दिखाई दिया। इसके आसपास भी लोगों के लिए बाढ़ का जंजाल बना हुआ दिखाई दिया। कई घरों की हालत ऐसी हो गई कि लोग उन्हें छोड़कर फौरन सुरक्षित जगहों की तरफ निकलते हुए दिखाई दिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से रूह कपा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे की कुछ शरारत करने पर उसे खूब मारा पीटा। हालांकि बच्चे से मारपीट के आरोप में पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह घटना 1 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो उसकी बहन ने बनाया, जिसमें साफ दिखा कि उस बच्चे का पिता उसे बेरहमी से डंडे से पीटता रहा और वो लगातार अपने पिता से ये गुहार लगाता रहा कि वो उसे बख्श दे। लेकिन उस मासूम के पिता का दिल नहीं पसीजा और वो डंडे के टूटने के बाद भी उसे पीटता रहा। ये सब देख मारपीट का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही उसकी बहन भी अपने पिता को रोकती सुनाई दी। इस मारपीट के बारे में जैसे ही बच्चे की मां को इसका पता चला, वो अपने पति की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। पड़ोसी से बेटे की शिकायत मिलने के बाद गुस्से से तमतमाए उसके पिता ने उसके शरीर का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा छोड़ा होगा जिस पर वार नहीं किया हो। बताया गया कि मारपीट के बाद उस मासूम को अस्पताल ले जाया गया। ओडिशा में एक टॉप नक्सली मारा गया। ओडिशा के बालागीर में पुलिस ने एक टॉप नक्सल कमांडर को ढेर कर दिया। बताया गया कि बीती रात मुठभेड़ में उस नक्सल कमांडर को मारा गया। उसके पास से पुलिस ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, सरेंडर करे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमूल के नए पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण से लेकर कई मुद्दों पर बात की। अमूल के साथ जुड़ी हुई हर महिला अपने आप में अपने घर में दबदबा रखती है। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई में कच्ची शराब के ठिकाने को नष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने कच्ची शराब के ड्रम नदी में छिपाकर रखे हुए थे। मुंबई में किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान संगठनों ने अपनी मांगों पर अड़े रहने का ऐलान किया। सबसे बड़ा इशू एमएसपी, देश के किसानों की अनाज की लूट होगी। दक्षिण अफ्रीका समेत अफ्रीका के कई देशों में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की अब चिंता बढ़ा दी है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक 1 दिसंबर से भारत आने पर 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। साथ ही पोर्टल पर RT-PCR रिपोर्ट डालनी होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों के पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों में आने वाले यात्रियों के लिए खास नियम जारी किए हैं। इन देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति होगी, लिहाजा उन्हें 14 दिनों के लिए खुद ही निगरानी में रहना होगा। और कोरोना के खतरनाक वेरिएंट सामने आने के बाद हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय सतर्क है और संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर कहा है कि प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों पर खास नजर रखी जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच हो और जीनोम सीक्वेंसिंग के किए
लिए खास इंतजाम किए जाएं। गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट प्रोटोकॉल को और ज्यादा बढ़ाए जाने की बात कही। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने की बात कही गई है। यूपी में टीईटी परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद खूब हंगामा हुआ। ये परीक्षा पूरे यूपी में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द कर दी गई। और इसी वजह से राज्य के कई शहरों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वाराणसी से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्र एक परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करते दिखे। बताया गया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा केंद्र में दाखिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन गेट पर ताला लटका था, जिसे नाराज छात्रों ने धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। इन्हें रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद पुलिस वाले और कर्मचारियों ने भी पूरा जोर लगाया। इसके बाद कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए, जबकि एक महिला रोने लगी। गरीबों का कोई नहीं सुनता है। वहीं मुरादाबाद में पेपर लीक होने की खबर तब मिली जब छात्र हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी गई और फिर उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। मुरादाबाद की तरह ही राज्य के बाकी जगहों का भी हाल यही रहा। हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पेपर लीक करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं यूपी सरकार छात्रों की नाराजगी को दूर करने में जुट गए। इसके लिए सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया। बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो। इसके बाद यूपी पुलिस ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया गया, ताकि जल्द से जल्द इस गिरोह को बेनकाब कर सजा दिलवाई जा सके। इसके अलावा छात्रों को यह भरोसा दिया गया कि 1 महीने के अंदर फिर टीईटी की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इसके लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर छात्रों को मुफ्त में घर भेजने की व्यवस्था भी की गई। बताया गया कि टीईटी की परीक्षा में करीब 21 लाख छात्र शामिल हो रहे थे, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाती, उससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से इसे यहां पर करना पड़ गया, जिसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर भी कुछ इस तरह से देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। और इटली के रेजो कलाब्रिया में समंदर में फंसे 250 शरणार्थियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये लोग एक अफ्रीका के देशों से भूमध्य सागर के जरिए इटली के करीब पहुंचे थे, लेकिन समंदर में उनकी नाव खराब हो गई, जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान पर बन गई। जानकारी मिलने पर इटली के कोस्ट गार्ड वहां पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। सामने आई तस्वीरों में शरणार्थियों की लकड़ी की नाव लहरों में हिचकोले खाती हुई दिखाई दी। मछली पकड़ने वाली इस छोटी नाव में इतने लोग सवार थे कि उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कुछ लोग तो नाव की छत पर ही सवार हुए नजर आए। जैसे ही बचाव दल वहां पहुंचा, नाव में मौजूद लोग उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। इन लोगों को बचाने के लिए आधी रात में ही बचाव अभियान चलाया गया और सभी लोगों को नाव से निकालकर किनारे पहुंचाया गया। नाव में 40 बच्चे भी सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।